यूजीसी नेट में जो पेपर सेकंड है उसमें सोशियोलॉजी की ओरिएंटेशन क्लास है। सबसे पहले ये देखना है कि इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट क्यों करें। पहला सवाल तो यही आएगा कि समाजशास्त्र को ऑप्ट क्यों करें, क्या फायदा है सोशियोलॉजी का, क्या नुकसान है, ये सब हम देखते हैं। तो अगर हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का यूजीसी नेट का सिलेबस देखें तो ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है जिसमें यूनिट 1 में थिंकर्स दिए गए, जैसे क्लासिकल थिंकर, फंक्शनल थिंकर, ठीक है, व्याख्यात्मक निर्वचनात्मक थिंकर और पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड या लेटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड थिंकर। तो जो पहली यूनिट है ये पूरी थिंकर से है। अगर हम यूपीएससी का सिलेबस चेक करते हैं सोशियो का, अगर हम यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस देखते हैं, चलो किसी भी वेबसाइट में से, तो ये सोशल थिंकर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारी यूनिट 1 है ये पूरा का पूरा यूपीएससी ऑप्शनल में पूरा का पूरा ओवरलैप्ड है। जैसे कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन और मीड। और अगर यही हम यहां से देखें तो मीड है, रॉबर्ट के मार्टन है, टॉलकाट पार्सन है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है और एमिल दुर्खीम है। तो हमें मार्क्स मिल गया, दुर्खीम मिल गया, वेबर मिल गया, और वही का वही हमें यूपीएससी में मिल गया, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स। इसके बाद यूपीएससी में हमें मिल गया टालकाट, पार्सन, मर्टन और मीड। तो पार्सन, मर्टन और मीड, यही हमें यहां मिल गया, मर्टन, पर्सन्स और मीड। तो अगर हमने ये थिंकर वाली यूनिट 1 कर ली तो यूपीएससी के ऑप्शन की एक यूनिट खत्म है, और यूपीएससी से बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही हमने नेट में यूजीसी नेट में सोशियो की यूनिट 1 कंप्लीट करें तो हमारी यूपीएससी में भी एक यूनिट कंप्लीट है। इसके बाद जब हम दूसरे उस पर आएंगे, दूसरी यूनिट पे, तो यह है रिसर्च मेथड। और ये हर सब्जेक्ट में होता है, आप चाहे इतिहास, भूगोल कुछ भी लेंगे तो रिसर्च मेथड जरूर आपको मिलेगा। और अगर आप यूपीएससी में देखें तो ये आपको रिसर्च मेथड जो कहते हो पूरी यूनिट मिल जाएगी। तो जब आप सोशियोलॉजी की रिसर्च मेथड पढ़ेंगे तो यूपीएससी का रिसर्च मेथड एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये पूरी मेथड है, पूरी मेथड है, जैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, तो वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यहाँ दिया है, वही आपको यूपीएससी में मिल जाएगा और वही आपको यहाँ परिणात्मक, गुणात्मक मिल जाएगा। तो ये वहां पर पूरी तरह से ओवरलैप है। इसके बाद हम जैसे ही अगली यूनिट पे आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और अगर हम यूपीएससी के उस पे जाएंगे तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है वो आ जाएंगे, किन से वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो अगर हम यूपीएससी में देखेंगे तो जो इसमें टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट थ्योरी इन सब की, वो हमें यहाँ पर भी पूरे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो जितने भी सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सामाजिक संरचना, कल्चर, नेटवर्क, पहचान, समुदाय, मूल्य, मानदंड, ये सब वही के वही आपको यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट पूरे मिलते चले जाएंगे, है ना। चलो, इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूट है, फैमिली, रिलीजन, लीगल, जैसे यह है सामाजिक स्तरीकरण। और जब हम यूपीएससी में देखेंगे तो यहां भी हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वही का वही हमें यूपीएससी में मिल जाएगा। सोशल चेंजेस अगला है, सामाजिक परिवर्तन। तो यहां हमें सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंजेस के नाम से मिल जाएंगे।
सोशल मोबिलिटी, तो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका अगर हम अगली यूनिट देखते हैं तो रूरल और अर्बन पूरा पूछा है, रूरल और अर्बन। अगर हम इसको एमपीपीएससी से भी करें तो पूरा ओवरलैप है, रूरल अर्बन पूरी एक यूनिट है। अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो सोशियोलॉजी के जो यूनिट 3 है वो रूरल और अर्बन पूरा का पूरा है। तो इस हिसाब से हमारा यहां काम बन जाएगा। चलो, तो ये है सोशल चेंजेस वाला जो सामाजिक परिवर्तन है, ये टॉपिक हमें मिल जाएगा। इसके बाद ये रूरल और अर्बन सोसाइटी मिल जाएगी जो कहते हो। इसके बाद अगर हम सोशियो का देखेंगे अगली यूनिट, अर्बन स्टेट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट, तो ये जो कहते हो हमें यूपीएससी में पेपर 1 में मिल जाएगा। स्टेट डेवलपमेंट, तो ये स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो राज्य वाला कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूपीएससी में पॉलिटिक्स और इसमें मिल जाएगा। तो अगर हमने यहां पढ़ा तो यूपीएससी का कुल मिलाकर अगर हम नेट को बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत फैक्ट के साथ, तो नेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमारा यूपीएससी ऑप्शनल तैयार होता जाएगा और यूपीएससी प्री के बाद ऑप्शनल तैयार करने में मेहनत नहीं लगेगी। सिस्टम ऑफ किनशिप वगैरह, रिश्तेदारी का जो टॉपिक है, तो ये है नातेदारी यूजीसी नेट में, और यही बिल्कुल यूपीएससी में मुझे मिलेगा किनशिप, जिसमें फैमिली, मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली, और यही मुझे विवाह, परिवार, तो यही मैरिज फैमिली यहाँ मिल जाएगी, मैरिज फैमिली वहाँ मिल जाएगी। तो अगर हमने एक काम कर लिया कुल मिला के, अगर मैं इन नटसेल अगर संक्षेप में बात करूं तो सोशियो हमें इसलिए लेना है कि मेरा जो यूपीएससी का ऑप्शनल है वो इसी नेट के साथ तैयार होगा, क्योंकि हम साथ में क्वेश्चन चेक करते जाएंगे। प्लस जो दूसरा फायदा है वो एमपीपीएससी का 150 मार्क्स भी तैयार हो जाएगा। तो अगला जो फायदा हो जाएगा वो मार्क्स का हो जाएगा। और अगला फायदा ये है कि जो भी एपी में अलग से आएगा वो भी हम इसी में पढ़ा देंगे। तो एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लेते हैं, तो जो भी एपी और यूजीसी नेट में कॉमन नहीं है वो भी मैं इसी यूजीसी नेट में पढ़ा दूंगा, अलग से एपी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ध्रुव, चलो। तो हमें सोशियो का फायदा है क्योंकि हमारा यूपीएससी ऑप्शनल पूरा कवर हो रहा है, एमपीपीएससी कवर हो रहा है, ये हमारा पूरा कवर आ रहा है। अब हम दूसरी बात करेंगे कट ऑफ का क्या जा रहा है। अब हम जो अगली बात करने वाले हैं वो कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो हमें कट ऑफ 3 लेवल पर देखना है, जेआरएफ का कट ऑफ क्या जाता है, नेट या एपी का कट ऑफ क्या जाता है, और पीएचडी ओनली का कट ऑफ क्या जाता है। तो 3 कैटेगरी है। अगर हम अभी जून 2025 में जो आया है रिजल्ट, उसमें जेआरएफ का कट ऑफ देखें तो 220, मतलब 110 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 220 ये पेपर 1+2 मिलाकर होगा। तो अगर हमने पेपर 1 35 प्लस कर दिए, हमें टोटल क्वेश्चन कितने क्रैक करने हैं, 110। तो अब हमारे पास 75 क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे। तो अगर हमने सोशियो में 75 क्वेश्चन सही सही टिक कर दिए तो जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। जेआरएफ के बाद नेट, और ये यूआर कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में 5-5, 10-10 नंबर का और गैप है। वही हम नेट की बात करें तो 30 नंबर का गैप है। तो अगर हमारा जेआरएफ, वैसे तो ये बैच का पर्पज ही है जेआरएफ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं अगर हम नीट, एपी इन सबको टारगेट कर पा रहे और यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, वो तो सेल्फ स्टडी से आ जाएगा। इतना आपका सेल्फ स्टडी से ही आ जाएगा। हमें जो ये कोर्स है वो केवल जेआरएफ तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया। पीएचडी का कट ऑफ तो बहुत ही कम जाता है, तो अगर किसी को पीएचडी करना है तो 162 नंबर ही जाता है। अगर हम ये पिछले सेशन से बात करें दिसंबर 2024 में, तो ये कट ऑफ ज्यादा था। तो दिसंबर 2024 में कट ऑफ 228 था,
जबकि जून 2025 में कट ऑफ 220 था। और अगर हम जून 2024 की बात करें तो 204 था। तो जून 2004 में 204 गया, फिर बढ़कर 228 गया, फिर कम हो गया। तो सबसे पहले तो एक नियम समझ लें, जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं उसका 6% ही जेआरएफ में लिया जाता है। तो जितने लोग अपीयर होंगे उसका 6% में हमें आना। अभी जो इंडिया का यूजीसी नेट का सीलिंग है वो 6% है। तो जितने भी सोशियो में पेपर भरे जाएंगे, अगर हम 6% में आ गए तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। तो हमें क्राइटेरिया पर हम अपना टारगेट लेके चलेंगे 1%, हम 6 पे लेके ही नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो, ठीक है, मान लो अगर 5000 फॉर्म सोशियो से भरे जाते, ये तो ज्यादा है। अगर मैं यूआर की बात करूं तो इस बार जेआरएफ में 64 सिलेक्ट हुए अकेले जनरल से, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में और ज्यादा है। तो अगर मैं केवल यूआर की बात करूं 64 की, तो अगर 6% 64 है, 64 बच्चे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए, तो जो 100% होगा वो 64 इंटू 100/6 होगा। तो लगभग 1100 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 64 बच्चे निकले हैं। हमें अगर टारगेट है 1%, तो हमें टॉप 11 में रहना है। अगर हम पढ़ रहे हैं पूरा तसल्ली से 8-9 महीने पहले, तो ये बैच दिसंबर को टारगेट करके नहीं बना है, ये अगले जून के लिए बना है, क्यों 8 से 9 महीने लग जाएंगे, इतना तो कम से कम लगेगा, इसलिए इसको टारगेट करके नहीं बना है। तो हमारा जो टारगेट है, तो देखो सिलेक्शन तो 6% में ही हो जाएगा, पर हम 1% को लेकर चलेंगे। तो कट ऑफ हमने देख लिया क्या कैसा कट ऑफ है, और ये जो पूरा कट ऑफ है केवल यूआर को लेकर है। और ये बात ध्यान रखना कि यूजीसी नेट में हर साल संख्या बढ़ रही है। 9,45,000 से 6 महीने में 11 लाख हो गए, तो 6 महीने में 1.25 लाख बढ़ गए। तो इसका मतलब ये 11 से 11.5 12 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना 6% हमारे लिए बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टोटल फॉर्म का 6% उन्हें लेना है। तो ये क्राइटेरिया ही कट ऑफ है, ये दिमाग में रखना। ये जो कट ऑफ है ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 का है। पेपर 1 की 20 तारीख से 5 बजे क्लास है, तो वहां पेपर 1 पढ़ सकते हैं, 7 बजे से पेपर 2 की क्लास है। तो ये कट ऑफ है हमारे दिमाग में, ये कट ऑफ दिमाग में रहना चाहिए। जल्दी से हम थोड़ा सा सिलेबस पे अपने यूजीसी नेट की 10 यूनिट देख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किसका कितना वेटेज है। चलो पहले वेटेज की बात करते हैं। जून 2025 में, जून 2025 में जो फर्स्ट यूनिट है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की, उसमें 45 क्वेश्चन आए थे। तो 150 में से 45 क्वेश्चन आई यूनिट 1 से, और ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 53, 55, 57। यूनिट 2 रिसर्च से कितने क्वेश्चंस आए? 8। तो ये हमें दिमाग में रखना कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? यूनिट 1, क्योंकि 45 क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 से कितने क्वेश्चन आए हैं? 7। जबकि यूनिट 4 के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से केवल कितना क्वेश्चन आया? 1। सोशल चेंज और डेवलपमेंट से 6, इंडियन सोसाइटी से 15। मतलब हमारी प्रायोरिटी जो थिंकर के बाद होगी वो कौन सी होनी चाहिए? इंडियन सोसाइटी। तो हम जो पढ़ेंगे वो सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रायोरिटी से। फर्क ये है कि अगर हमने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए तो दिसंबर वाला क्रैक कर लेंगे, समझ, क्योंकि पूरा दिसंबर तक सिलेबस तो होगा ही नहीं। हाँ चलो, चलो इसके बाद इंडियन सोसाइटी। तो यूनिट 1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 6 है, तो अपन पहले 1 पढ़ेंगे, 1 के बाद 6 पढ़ेंगे। तो अपने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कवर। और अपन को जो सिलेक्शन के लिए चाहिए था, कितने क्वेश्चन चाहिए थे? कट ऑफ 220 गया था ना, तो जो हमारा कट ऑफ था वो 220 था, और हमने क्या बोला था? 35 क्वेश्चन तो सही करने, वहां से 70, तो 75 ही करने हैं। तो अपन को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और दिसंबर के लिए भी खुद को तैयार रखना है।
इसके बाद यूनिट 7 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 8 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 9 से 7। तो जो तीसरी यूनिट होगी वो यूनिट 9 की, इससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 7। इससे भी 7 है इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे लिए देखो कौन कौन से हैं। एक यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी, यूनिट 3 सोशियो सोशल चेंज, और यूनिट 9। तो हमारे लिए देखो एक एक करके मैं बना दे रहा हूं प्रायोरिटी। सबसे पहले हम थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, थिंकर्स के बाद पढ़ने वाले इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद कल्चर, और कल्चर के बाद पढ़ेंगे रिसर्च। रिसर्च खत्म होने के बाद स्ट्रेटिफिकेशन, इकोनॉमी इन सोसाइटी, पॉलिटिक्स इन सोसाइटी और इन्वायरमेंट इन सोसाइटी। ये सारे हम पढ़ते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस रखेंगे तो दिसंबर तक अपना एग्जाम क्वालिफाई होने लायक बन जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि यूनिट 1 में जो थियरीज और थिंकर्स हैं, है ना, जो हमारा सिलेबस है, तो ये जो सोशल थिंकर्स और थियरी वाला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, इसको हम और एनालाइज करें। तो ये मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए कि कौन सा क्वेश्चन किस थिंकर में आने वाला है। तो जो 45 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पूरे 45 क्वेश्चन जिन जिन थिंकर में आए हैं पूरी लिस्ट है, पूरे एक एक क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा काम किया है जो भी सोशियो का हमारा कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने एक एक क्वेश्चन बांट दिया है कि कहां से क्या आया हुआ है। तो थियरीज और थिंकर हमारी पहली प्रायोरिटी रखेंगे, इसको हम शुरू करेंगे ना। चलो, इसके बाद यूनिट 2 में भी किस रिसर्च मेथोडोलॉजी से कौन सा क्वेश्चन आया है, इसको हम देखेंगे कि कौन से रिसर्च, ये क्वेश्चन नंबर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि कौन से में क्या है। इसके बाद संस्था, फैमिली के कार्य से क्या पूछा है। अब कमाल की बात है, यहां से अगर हमने तैयार कर लिया तो पीएससी में कुछ नहीं बचेगा। अगर हमने यहां मुर्डॉक, पार्सन ये सब याद कर लिया तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। दुर्खीम से 2 ही आते हैं, या तो उनका सुसाइड या रिलीजन आता है। पर सोशल चेंज, मेगापोलिस, ये यूपीएस उसमें एमपीपीएससी में आ चुका है कि जो मेट्रो सिटीज होती है उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये एमपीपीएससी में पूछ लिया। तो आपके स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सोशियो, एपी, तो 4। तो जो मेरा पर्पज है कि आप पढ़ोगे एक ही कोर्स सोशियोलॉजी का, पर इसी एक कोर्स में आपका एपी, इसी में आपका यूपीएससी ऑप्शनल, इसी में आपका एमपीपीएससी का सोशियोलॉजी, और इसी में आपका जेआरएफ, चारों हो जाएंगे। बस आपको जैसा पढ़ा रहे, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ेंगे। अब जो हमारी क्लास चलेगी, इस क्लास में पहला फोकस होगा सिलेबस को कवर करने का। दूसरा जो फोकस होगा वो पीवाईक्यूज के पैटर्न को पकड़ने का। हम जो सिलेबस कवर करते जाएंगे उसके बाद फोकस रखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं कि उससे हमारे पीवाईक्यू कवर हो रहे हैं। जैसे अगर हमारा ये सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोशियो का सिलेबस, तो अगर हमने सोशियो में उठाया एमिल दुर्खीम, तो हमें यह देखना है कि एमिल दुर्खीम को पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमसे कवर हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर कवर हो पा रहे मतलब हमने दुर्खीम सही पढ़ा। तो जब हम एक थिंकर को पढ़ लेंगे तो उस थिंकर के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और जब उसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर मैक्स वेबर के लगाएंगे। इस तरह से क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। अभी जो क्लास आपकी सेट चलेगी वो आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे होगी। 4 दिन आपकी क्लास चलेगी। फिर बाद में ये क्लास आपकी ऑनलाइन में मंडे टू सैटरडे चलने लगेगी। तो अभी कुछ दिन जब तक डेमो क्लासेस चलेंगी तब तक 4 दिन, और जब डेमो बंद हो जाएंगे तो मंडे टू सैटरडे क्लास चलना शुरू हो जाएगी। तो आप आज आपकी क्लास अब वेडनेसडे को होगी। अब ऐसा जब तक करेंगे तो जब मैं मंडे को पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा ट्यूसडे के लिए,
और आपको क्या करना है, ट्यूसडे को वो सारे क्वेश्चन लगा के फिर आना है। फिर वेडनेसडे में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगेंगे। तो जो दिन आपकी 3 दिन क्लास नहीं होने वाली है, आपकी ट्यूसडे को क्लास नहीं होने वाली है, थर्सडे को क्लास नहीं होने वाली है और सैटरडे, तो इनमें अपन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लगा लेंगे। तो घर के लिए भी होमवर्क आपको दे देंगे। अच्छा, यूजीसी नेट के सफलता ने, तो अभी जो स्टार्ट हो चुका है, आज आदित्य सर का हिस्ट्री सब्जेक्ट 3 PM पर स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश लिटरेचर 5 PM पर होता है। हिंदी लिटरेचर 1 PM पर होता है। इसके बाद हिंदी लिटरेचर के बाद सोशियोलॉजी 7 PM पर होता है। ज्योग्राफी 7 PM पर होता है। मैथमेटिक्स 7 PM पर होता है। पेपर 1 5 PM पर होता है। और पॉलिटिकल साइंस 1 सितंबर से शुरू होना है, उसकी 1-2 दिन में टाइमिंग आ जाएगी। और लाइफ साइंस ये CSIR नेट का होना है और ये दिसंबर में लॉन्च होगा, इसकी भी टाइमिंग आ जाएगी जून के लिए, 5-6 महीने में हो जाएगा। तो ये हमारे बैचेज कौन से लॉन्च हो चुके हैं, टाइमिंग आप देख लीजिए। हिस्ट्री का 3 बजे, इंग्लिश लिटरेचर 5 बजे, हिंदी 1 बजे, सोशियोलॉजी 7 बजे, ज्योग्राफी 7 बजे, मैथमेटिक्स 7 बजे, पेपर 1 5 बजे, पॉलिटिकल साइंस 1 सितंबर, पॉलिटिकल साइंस 1 सितंबर, 1-2 दिन में इसकी टाइमिंग आ जाएगी। लाइफ साइंस CSIR नेट का दिसंबर में आएगा, इसकी भी टाइमिंग आ जाएगी बहुत जल्दी। तो ये हमारे इस साल जो यूजीसी नेट चल रहे हैं या चलने वाले। चलिए, हाँ, यूपीएससी सोशियो ऑप्शनल का एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा ना, सोशियो ऑप्शनल कवर हो जाएगा पूरी तरह से। अपन सोशियो के यूपीएससी के PYQ भी लगाएंगे और ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा कि उससे कवर हो रहा है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से पैटर्न, तो हमने चीजें समझ ली है कि हमारी अभी जो डेमो क्लासेस है, डेमो क्लासेस वीक में 4 डेज चलेंगी और जो रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी वो 6 डेज क्लास चलेंगी। तो ये अभी पैटर्न रहेगा, 4 दिन क्लास रहेंगी, 3 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस तरह से आपका कुछ पैटर्न डिसाइड रहेगा, है ना। जो टाइमिंग है वही टाइमिंग आपको रहने वाली है। चलो बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो ये हमने पढ़ लिया है और हमने जो वेटेज वाली वो भी देख लिया कि हमें वेटेज कहाँ कहाँ देना है। यूनिट 1 में बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। एक, रिसर्च मेथड से कितने क्वेश्चन आए थे इस बार? 8 क्वेश्चन आए थे, तो इसको बहुत ध्यान से देना है ना। सिलेबस जितनी बार आप देख लोगे, तो जो मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं तो वो इसीलिए करवाता हूं कि बहुत ध्यान से अपन को देखना है। हाँ, इस तरह ये टॉपिक हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिए थे, कौन कौन से टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक मैंने दे दिए हैं, उसके हिसाब से अपन को पढ़ने वाले हैं। चलो अपन बात करते हैं समाजशास्त्र की। सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब यहां ध्यान से देखो, इस पूरे सोशियोलॉजी का जो 10 यूनिट आप देख लेंगे, आपको कहीं भी सोशियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई ये सब आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ना, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा जब आप मेथड पढ़ेंगे कि इस साइंस की फिलॉसफी क्या है, कैसे मेथड करते हैं। पर जब आप यूपीएससी में जाएंगे ध्यान से, और इसके जब आप यूनिट 1 में जाएंगे यूपीएससी ऑप्शनल में, तो यहां आपको ध्यान से 2 यूनिट मिलेगी।
एक तो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन एंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस। तो जब यहां आप यूनिट 1 और 2 यूपीएससी में आएंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि यूपीएससी जो एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे आया, इसका स्कोप क्या है, इसका मैटर क्या है। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये देखिए, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ और क्यों इसको विज्ञान मानते, क्या मेथड है। तो जब आप यूनिट 1 पढ़ेंगे तो यहां मिलेगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र कैसे बना, समाजशास्त्र सब्जेक्ट के रूप में कैसे डेवलप हुआ, समाजशास्त्र का कंटेंट, समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है और समाजशास्त्र किन किन चीजों को कवर करता है, इसको। तो जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है वो यूजीसी नेट में, अब देखो कमाल की बात है, यूजीसी नेट में सिलेबस में कहीं नहीं लिखा पर क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी टॉपिक होगा, हाँ एक और दिया होगा ना, चलो नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, इसमें पीपीटी डालना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, कल आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। तो एक टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। ये यूजीसी नेट में कहीं भी सिलेबस में नहीं लिखा, पर ओरिजिन एंड इमरजेंस ये हर साल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उदय और विकास, और यूपीएससी में सीधे सीधे लिखा हुआ है कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और अगर एमपीपीएससी का अभी जो पेपर हुआ था अक्टूबर 2024 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो ये अपन को ध्यान से पूरा डिटेल से पढ़ना है, समझो। तो जब हम समाजशास्त्र का विकास पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो हमें 4 फेज पढ़नी पड़ेगी, 4 फेज पढ़ना पड़ेगा। पहला फेज जब धर्म या रिलीजन का बहुत बोलबाला था। दूसरा फेज हमें पढ़ना पड़ेगा जब तार्किकता आ गई थी, रैशनैलिटी। तीसरा फेज हमें जो पढ़ना है वो है एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में। और चौथा फेज मॉडर्न सोशियोलॉजी का। बहुत तसल्ली से हमें समझना है एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए कि एक भी क्वेश्चन, इसलिए मैं वो टॉपिक भी करा रहा हूं जो नेट में सीधे नहीं लिखा पर उसमें क्वेश्चन आता है और यूपीएससी ऑप्शनल में पूरी तरह से कवर है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शनल में कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अपन इसको ध्यान से समझते हैं। तो आपने प्लेटो, अरिस्टो, अरिस्टोटल इन सबके नाम पढ़े होंगे, सबका। तो जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्रीक या यूनानी स्कॉलर्स मिलेंगे, जैसे कि प्लेटो, जैसे कि अरिस्टोटल। तो जब सोशियोलॉजी अलग से एक सब्जेक्ट नहीं भी था, जब समाजशास्त्र अलग से एक पृथक विषय नहीं भी था, तब से समाज की चिंता की जा रही है, जैसे कि प्लेटो, जैसे कि अरिस्टो। प्लेटो कहता है अपनी बुक रिपब्लिक में समाज के बारे में। तो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसके बारे में इसकी बात कही, ध्यान से पढ़ते हैं। और अरस्तु ने 2 किताबें लिखी, एथिक्स और पॉलिटिक्स। ध्यान से समझते हैं, कुल मिला के जो भी हो, देखो समझो यहां से। तो बहुत पहले अपन पहले फेज, अपन को टोटल 4 फेज पढ़ना है समाजशास्त्र के, सोशियोलॉजी की, इसमें पहली बात बता रहे। तो शुरुआत में क्या है, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अलग से नहीं पढ़ता था। सर फर्स्ट ईयर के बेस पर नहीं दे, अच्छा एमए फर्स्ट ईयर, हाँ फाइनल ईयर तक तो आप दे दो। यहां समझते हैं ध्यान से। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राजनैतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, और इनका जो विषय था वो था राजनीति शास्त्र। और इसी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ही इन्होंने
हमें क्या पढ़ा दिया? समाज शास्त्र। समझो ध्यान से। तो जब हम पहले फेज की बात करते हैं तो पहले फेज में सोशियोलॉजी नाम कोई सुना ही नहीं था। सब दूसरे विषय पढ़ाते थे, उसी विषय में समाज की बात कर देते थे। क्या बात की इसको अपन देखेंगे। तो पहला जो फेज चल रहा था, ये फेज चल रहा था दूसरे सब्जेक्ट के साथ सोशियोलॉजी का। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी एक मुख्य विषय के साथ, मेन सब्जेक्ट के साथ सेकेंडरी टॉपिक बनाकर क्या पढ़ा दिया जाता था? सोशियोलॉजी। जैसे अरस्तु क्या पढ़ाते थे? पॉलिटिक्स, पर क्या पढ़ा दिया? सोसाइटी, है ना। प्लेटो भी क्या पढ़ाते थे? पॉलिटिक्स, पढ़ा दिया सोशियो। तो पहले सब्जेक्ट में ये चलता था फर्स्ट पेज। तो पहले फेज में समाजशास्त्र की हालत बहुत बुरी थी, और ये सेकंड फेज में भी यही रहा कि एक मुख्य विषय रहा और उसके साथ एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती थी। तो पहले और दूसरे फेज में इसमें तो कोई अंतर नहीं था कि पहले फेज में भी सोशियोलॉजी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था और सेकंड फेज में भी अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था। समझो ध्यान से। सोशियोलॉजी अलग से जो सब्जेक्ट के रूप में आया वो तीसरे फेज में आया। टोटल कितने फेज हैं? 4। समाज शास्त्र को जब डेवलप किया गया तो वो 4 फेजेस में डेवलप हुआ, 4 चरणों में। लेकिन जो पहला फेज और दूसरा फेज था, यहां समाजशास्त्र एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। तो बच्चे कहेंगे सर जी, जब पहले चरण में भी समाजशास्त्र विषय नहीं था और दूसरे में भी सोशियोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, तो अलग अलग फेज क्यों कहते हैं? कुछ तो होगा। बहुत अलग है, बहुत। समझो ध्यान से। पहले फेज में लोगों के ऊपर किसका चश्मा चढ़ा था? धर्म का, रिलीजन का। और दूसरे फेज में धर्म का चश्मा उतर गया और वहां रैशनैलिटी या तार्किकता आ गई। तो पहले और दूसरे फेज में समाजशास्त्र को अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा गया। पहला फेज भी किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ा दिया गया, दूसरे फेज में भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ा दिया। ये बात समझ में आ गई। पर अंतर है कि जो पहला फेज है वो धर्म से प्रभावित था और दूसरा फेज तर्क से प्रभावित था। सवाल आता है कि सर क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। समझो ध्यान से। जैसे मैं बात करता हूं धर्म वाली पहले फेज की। धर्म किस पे डिपेंड है? ईश्वर पे। धर्म किसके चारों तरफ चलता है? ईश्वर। ईश्वर ने अगर कोई चीज बनाई तो उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ईश्वर की बने हुए, अपन क्या कहते हैं? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो पहले फेज में ये माना गया कि समाज ईश्वर का बनाया हुआ है और ईश्वर ने एक बार जिसको बना दिया उसको ईश्वर के बिना कोई बदल नहीं सकता। चूंकि समाज नहीं बदल सकता, इसलिए उसके स्टडी वाले सब्जेक्ट समाजशास्त्र में भी कभी बदलाव नहीं आएगा। तो शुरुआत में माना गया कि चूंकि समाज ईश्वर ने बनाया, क्योंकि सब कुछ धर्म से चल रहा था। चूंकि समाज किसने बनाया? ईश्वर ने। और जो चीज ईश्वर ने बनाई उसमें इंसान बदलाव ला नहीं सकता। और समाज की स्टडी कौन कर रहा? सोशियोलॉजी। समाज की स्टडी करने वाले ही सब्जेक्ट को क्या बोला? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी नहीं बदल सकता। जब समाज नहीं बदल सकता तो उसकी स्टडी करने वाला विषय भी नहीं बदल सकता। तो जो पहला फेज था उसमें यह माना जाता था समाज शास्त्र में कभी भी बदलाव आ ही नहीं सकते। ये विषय पूरी तरह से स्थैतिक है, स्टैटिक है, डायनेमिक है ही नहीं। इसमें इस सब्जेक्ट में चेंज आता ही नहीं है। 200 साल पहले जो समाज के नियम लिख दिए गए वो आज भी चलेंगे, क्योंकि ना तो समाज बदलेगा, ना समाज के अध्ययन करने की मेथड बदलेगी, ना समाज शास्त्र बदलेगा। तो पहले फेज में समाज पढ़ाया तो जाता था किसी सब्जेक्ट के साथ, पर यह मानते हुए कि समाज शास्त्र नहीं बदलेगा। पर सेकेंड फेज में हमने धर्म की बजाय किसका यूज किया? तर्क का यूज किया। अब तर्क क्या लगाया? हमने कहा कि समाज प्रकृति का हिस्सा है। जैसे नदी, तालाब, पशु, पक्षी, ऐसी समाज भी किसका है? प्रकृति का। और सबको पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सबको पता है। कभी आइस एज आ जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, कभी सी वाटर लेवल बढ़ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो प्रकृति शुरू से एक जैसी नहीं रही। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन का है और ये माना जाता है कि जो इंसान नहीं बदलता वो समाप्त होगा, क्योंकि प्रकृति तो नहीं रुकने वाली, प्रकृति बदलेगी।
तो जो इंसान प्रकृति के साथ खुद को बदलेगा वो प्रकृति में ढल जाएगा। प्रकृति बदलती चली जाए और आप ना बदलो। समझ रहे हो? दिसंबर 2024 में सोशियो का पेपर अलग टाइप का आया था, जून 2025 में अलग टाइप का आया था, दिसंबर 2025 में अलग टाइप का आएगा। तो प्रकृति में तो परिवर्तन होते रहेंगे, अगर आप बदल पाए तो सफल हो गए। तो तर्क क्या लगा कि समाज किसका हिस्सा है? प्रकृति का, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो जब प्रकृति बदलेगी तो समाज भी बदल जाएगा। जबकि पहले फेज में क्या बोलते थे कि समाज ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर के चीजों में परिवर्तन इंसानों के बस का नहीं है। तो जब हम पहले फेज में समाजशास्त्र पढ़ते थे, अलग से नहीं पढ़ते थे, किसी एक विषय के साथ पढ़ते थे, तो ये मानते थे सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। दूसरे फेज में भी हम अलग से नहीं पढ़ते थे, किसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ते थे, पर अब मानने लगे कि समाजशास्त्र बदलता रहेगा, क्योंकि समाज बदलेगा तो उसकी स्टडी करने वाला सब्जेक्ट भी बदलना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे फेज में शायद चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर समझ में आ गया कि पहला पेज, अभी इसमें थिंकर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी मैं केवल एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना रहा हूं, आप समझ पाओ किस फेज में क्या चल रहा है। अब ध्यान से समझते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पूरे समाजशास्त्र की जर्नी में 4 फेज में अगर मैं सबसे बोलूं, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 3rd फेज है। ध्यान से समझते हैं। जैसे ही 19th सेंचुरी आई, इंग्लैंड में एक खास प्रोसेस शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। कमाल की चीज है, औद्योगिकरण जैसी कोई चीज आई ही नहीं है। ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं औद्योगिकरण के बारे में। पहले लोग क्या करते थे? खेतों में काम करते थे और छोटी छोटी घर में इंडस्ट्री लगाते थे। तो पहले क्या होता था, लोग घरों में लघु कुटीर उद्योग लगाते थे और खेतों में काम करते थे। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी किसके अराउंड रिवॉल्व करती थी? एग्रीकल्चर। और पूरी सोसाइटी कैसी होती थी? रूरल। तो 19th सेंचुरी तक समाज कैसा था? ग्रामीण। समाज पे क्या पढ़ते थे? केवल खेती। तो पहले अर्बन सोशियोलॉजी जैसा कुछ होता ही नहीं था, केवल क्या होता था? रूरल सोशियोलॉजी, क्योंकि नगरीय समाज ही नहीं था, तो नगरीय समाजशास्त्र कैसे आएगा? और औद्योगिक समाजशास्त्र आता ही नहीं था, क्लास स्ट्रगल आते ही नहीं था, तो केवल कृषि समाज आता था, जिसमें पीजेंट स्टडी या कृषक अध्ययन बोलते थे। यहां ध्यान से समझते हैं। हुआ क्या? औद्योगिकरण के कारण लोग कहां माइग्रेट कर गए? शहर में। और एक नई प्रोसेस शुरू हो गई, अर्बनाइजेशन। चूंकि इससे पहले अर्बन सोसाइटी थी ही नहीं, इसलिए शहर में जो ये लोग आएंगे, ये कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, इस सब के कोई नियम ही नहीं थे। चूंकि नगरों में रहने के लिए, समाज के लिए कोई रूल्स नहीं थे, इसलिए पूरे नगरीय समाज में क्या फैल गई? अव्यवस्था फैल गई, डिसऑर्डर फैल गया। जैसे भारत में पहले आपने पढ़ा होगा, वर्ण व्यवस्था थी, पूरे समाज को 4 में बांटते थे। आपने पढ़ा कि पूरे समाज में आश्रम व्यवस्था, सब कुछ सिस्टमेटिक था। ऐसी इंग्लैंड के समाज में सब कुछ सिस्टमेटिक था, गांव के लिए सब कुछ सिस्टमेटिक था, खेती के लिए। इंग्लैंड वालों ने सोचा ही नहीं कि एकदम से लोग शहर में आ जाएंगे, सोचे ही नहीं एकदम से कृषि समाज से औद्योगिक समाज बन जाएगा। तो नए समाज के लिए व्यवस्था ही नहीं, अव्यवस्था बन गई। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए नए नियम बनाने की जरूरत पड़ गई। लोगों ने सोचा कि अब अर्बन सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, और रूल्स बनाने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि अर्बन सोसाइटी है कैसी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कैसी। जब हम नगरीय समाज और औद्योगिक समाज का अध्ययन करेंगे, तब जाके क्या बना पाएंगे? रूल्स। इसलिए तीसरे फेज में समाजशास्त्र को अलग से बनाने की नीड पड़ गई। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, तो आज भी हम सोशियोलॉजी को किसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे होते। यूजीसी नेट अलग से सोशियो सब्जेक्ट रखता ही नहीं। कुछ टॉपिक हम इकोनॉमी में पढ़ रहे होते कि कैसे अर्थव्यवस्था समाज का संबंध है,
कुछ टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे होते कि कैसे पॉलिटिक्स, और क्योंकि अरस्तु प्लेटो ने तो पॉलिटिकल साइंस में ही सोशियोलॉजी पढ़ा दी थी। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, अव्यवस्था नहीं फैलती, तो इतने ज्यादा प्रोफेसर्स, इतने ज्यादा डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सोशियो डिपार्टमेंट, सोशियो के प्रोफेसर, सोशियो की किताबें, ये सब थर्ड फेज में है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज थर्ड फेज, अर्बनाइजेशन। तो पहले यहां तक की कहानी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के में देखते हैं किनका क्या कैसा योगदान है। तो अब हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। तो हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की एज अ सब्जेक्ट कैसे कैसे डेवलप हुआ। ध्यान से समझना है। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या समझ में आता जा रहा है? मुझे कमेंट में यस यस ना लिखें, वाई या एन लिख दें। तो जिसको यहां तक की बातें समझ में आई वो वाई कर दे, और जिसको अभी क्लियर नहीं हुआ वो एन कर दे। और मैं बता रहा हूं कि यूजीसी नेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे अगर कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है तो वो सोशियोलॉजी होने वाला, क्योंकि हमें अपने ही समाज, जाति, विवाह, परिवार, वंश, यही सब पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट बनने वाला है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज हमने क्या बोला था? दो ग्रीक स्कॉलर्स थे, एक प्लेटो और एक उनके डिसिपल सिस अरस्तु। यहां समझते हैं। प्लेटो ने किताब लिखी थी। अच्छा, पहला फेज हमने क्या बोला था? किससे प्रभावित था? धर्म से। ये भी हमने बोला था। इसलिए इसको थियोलॉजिकल फेज या थियोलॉजिकल, इसे थियोलॉजिकल फेज या धार्मिक चरण भी कहते हैं, क्योंकि धर्म से रिलेटेड था। इस समय प्लेटो ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक था। तो पहली बार समाज की चर्चा किस किताब में की गई थी? रिपब्लिक में। और मैं आपको बता रहा हूं, यूजीसी नेट में आधे सवाल किताबों से आते हैं कि किस थिंकर की किस किताब में कौन सी चर्चा की गई है। तो एक एक बुक पर बहुत फोकस करना है। तो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी रिपब्लिक। ये बुक किस सब्जेक्ट की थी? पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में सोशियोलॉजी की कोई किताब आती ही नहीं थी। तो प्लेटो ने एक बुक रिपब्लिक लिखी और उसमें लिखा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? समाज के। तो प्लेटो ने कहा कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो समाज डिसाइड करता है। और जितने लोग एमपीपीएससी में मुझसे प्लेटो पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने प्लेटो की साम्यावस्था पढ़ी होगी, पत्नी का नियम पढ़ा होगा, संपत्ति का नियम पढ़ा होगा। सोशियोलॉजी नहीं, उसमें एथिक्स में मैंने पढ़ाया है कि व्यक्ति कैसी शिक्षा ग्रहण करेगा ये समाज डिसाइड करेगा। व्यक्ति का विवाह होगा कि नहीं होगा, समाज डिसाइड करेगा। व्यक्ति की संपत्ति होगी कि नहीं होगी, समाज डिसाइड करेगा। याद है, अगर गार्जियन क्लास, संरक्षक वर्ग है, जैसे राजा और सैनिक, ना तो वो विवाह कर सकता था, ना वो संपत्ति रख सकता था। तो प्लूटो ने कहा व्यक्ति कितना पढ़ेगा, शादी कर पाएगा कि नहीं, संपत्ति रख पाएगा कि नहीं, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? समाज के द्वारा। तो प्लेटो के अनुसार ज्यादा बड़ा कौन है? प्लेटो के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? समाज। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार कौन डिसाइड करता है? समाज। तो प्लेटो ने जो अपनी बुक रिपब्लिक लिखी, उस पे उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समाज डिसाइड करेगा व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। तो बुक कौन सी है? रिपब्लिक। किसने लिखी? प्लेटो। और इसमें किसको प्रायोरिटी दी गई? सोसाइटी को। और इस बुक में इन्होंने अर्बन समाज, क्योंकि पहले सारे शहर के रूप में होते थे, वैसे नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले, एथेंस शहर पड़ा होगा ना, वैसे। तो पहले जो देश होते थे वो शहरों के रूप में होते थे, पर वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसा अर्बनाइजेशन नहीं है जैसा इंग्लैंड के, अलग, बिल्कुल। ये बात समझ गए। इसके बाद इनके शिष्य आए अरस्तु। प्लेटो ने क्या बोली समाज के बारे में? समाज ही बड़ा होता है, वही इंसान के व्यवहार के बारे में बात करता है, ये प्लेटो ने बोला। अरस्तु ने दो किताबें लिखी, एक एथिक्स लिखी और एक पॉलिटिक्स लिखी। दो किताबें लिखी, एक एथिक्स और एक पॉलिटिक्स। इन्होंने बात उल्टी कह दी। प्लेटो क्या कहते हैं? समाज डिसाइड करता है व्यक्ति का व्यवहार। इन्होंने क्या बोला? व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करता है समाज कैसा होगा।
तो अरस्तु बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। अरस्तु भैया कह रहे हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे? समाज से। और जिन्होंने थिंकर पढ़े, मैं फिर से बता दे रहा हूं, वहां भी मैंने बोला कि अरस्तु क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति है और जब भी इसको सेक्सुअल नीड होगी, इसका व्यवहार है, तो तुरंत ये विवाह कर लेगा, मैरिज कर लेगा। जब इसको घर के काम काज की जरूरत पड़ेगी तो ये गुलाम रख लेगा और क्या बना लेगा? परिवार। तो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करेगा क्या बनने वाला। उसकी सेक्सुअल नीड होगी, वाइफ रख लेगा, घर के काम काज होंगे, गुलाम रख लेगा। तो वो परिवार कैसा होगा, समाज क्या होगा, व्यक्ति डिसाइड करेगा। जैसे जैसे व्यक्ति की नीड्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। परिवार, परिवार से समाज, समाज स्टेट, ऐसे बनता जाएगा। क्लियर? तो प्लेटो और अरस्तु दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं। प्लेटो कहते हैं समाज बड़ी चीज है, वो व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करता है। अरस्तु कहता है व्यक्ति बड़ी चीज है, वो समाज को डिसाइड करता है। किताबें समझ में आ गई, कौन सी किताब किसने लिखी है। और चूंकि व्यक्ति, अब देखो दोनों क्या कह रहे हैं, समाज और व्यवहार एक दूसरे से डिपेंड है। चूंकि व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदला जा सकता, इसीलिए समाज भी नहीं बदला जाता। चलो, हाँ, और अरस्तु ने एक और बड़ी बात की कि समाज से अलग रहने वाला व्यक्ति या तो क्या है, पशु या फिर देवता। तो अरस्तु ने एक बात और कही कि इंसान समाज से अलग नहीं होगा, अगर समाज से अलग है या तो जानवर होगा या फिर देवता होगा। तो फर्स्ट फेज में दो बहुत बड़े नाम याद रखना है, एक प्लेटो और एक अरस्तु। फर्स्ट फेज में एक और है सिरारो, रोम के एक बहुत बड़े विद्वान थे सिरारो। उन्होंने किताब लिखी थी डी ऑफिकस। इन्होंने एक बुक लिखी थी डी ऑफिकस। सिरारो ने भी सोशियोलॉजी पर एक बुक लिखी, अलग से सोशियोलॉजी नहीं थी, डी ऑफिकस। बस पहले फेज में तीन नाम याद रखना, दो ग्रीक के प्लेटो और अरस्तु, और एक रोम के सिरारो। प्लेटो की बुक कौन सी थी? रिपब्लिक। अरस्तु की बुक कौन सी थी? एथिक्स और पॉलिटिक्स। और रोम के विद्वान की बुक कौन सी थी? तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक को सोशियो की एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। दूसरा सवाल आएगा, एथिक्स और पॉलिटिक्स बुक किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने लिखी थी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बुक से क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने वाले हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि जो पढ़ते जा रहे हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन बनते जाएंगे। जो पहला फेज था, इसमें समाजशास्त्र किसके अंडर आया करता था? पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि चाहे प्लूटो हो चाहे अरस्तु है, दोनों ने अपनी अपने समाज की चर्चा पॉलिटिक्स में की गई। और उन्होंने बोला चूंकि सब कुछ राज्य है, इसलिए समाज किस पे डिपेंड है? राज्य से। चूंकि वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, इसलिए उन्हें स्टेट और सोसाइटी को एक साथ माना। ये पहला फेज है। समझ में आ रहा दिमाग में पूरा पहला फेज क्या चल रहा है? चलो ठीक है। अब इनके अलावा जो पॉलिटिक्स के साथ, इसके अलावा सोफिस्ट भी बहुत रहते थे। ग्रीक में एक सोफिस्ट कल्चर होता था विद्वान का, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितंडावादी आइडियोलॉजी। तो प्लूटो अरस्तु के अलावा एक और आइडियोलॉजी ग्रीक में चलती थी जिसे बोलते हैं सोफिस्ट, हिंदी में वितंडावादी विचारधारा। इन्होंने कहा कि मनुष्य को किसने बनाया है? ईश्वर ने। और चूंकि ईश्वर की बनाई हुई किसी चीज में बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए समाजशास्त्र में भी बदलाव नहीं हो सकता। यही पहला फेज था। तो पहला फेज मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो चुका कि पहला ईश्वर पे डिपेंड है, पहला पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, अलग से सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी। और बस बात दोनों उल्टी कर रहे थे। प्लेटो कहते थे कि समाज बड़ा है, अरस्तु कहते थे मनुष्य बड़ा है। अब आएंगे सेकंड फेज में। यहां तक चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट फेज में किसी को कोई समस्या है?
जल्दी से मुझे बताइए, फर्स्ट फेज में कोई समस्या है तो अपन बात करते हैं। अब हमने क्या बोला था, सेकंड फेज में किसकी जगह किसने ले ली। फर्स्ट फेज पूरी तरह से धर्म से रिलेटेड था, और धर्म की जगह किसने ले ली, रैशनैलिटी में, तार्किकता। अपन ने यही तो पढ़ा कि पहला फेज पूरी तरह से धर्म को समर्पित रहा। अब लोगों की थोड़ी सी बुद्धि चलने लगी कि यार जब सब चीजें प्रकृति के हैं तो समाज भी प्रकृति के हैं, और जब प्रकृति में बदलाव आते हैं तो समाज में भी बदलाव आते हैं। पहले पेज में क्या बोला गया था, बदलाव नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की बनाई हुई चीज में बदलाव नहीं आते। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जैसे दूसरी चीजों में बदलाव आते हैं वैसे ही समाज में भी बदलाव आते हैं। तो इसमें मतलब समाज में, ये दूसरे फेज में। तो अभी भी सोशियोलॉजी अलग से सब्जेक्ट नहीं है, तब तक नहीं होगा जब तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। तो जब तक बहुत ही ज्यादा आफत ना आ जाए, हमारा भी पेपर कल ही ना आ जाए, तब तक हम नहीं पढ़ते। वैसे इन्हें भी सोशियोलॉजी की कभी जरूरत, इज्जत ही नहीं की, अब इनको फुल इज्जत। अब इन्होंने क्या बोला कि हम समाज को साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे। सेकंड फेज में बोला अब सब तर्क से चलेगा, और चूंकि तर्क से चलेगा तो मेथड भी तार्किक होंगे। तो पहली बार समाज को, समाज बोल रहे, समाज शास्त्र अभी भी नहीं बोल रहे, अलग से सोशियोलॉजी अभी भी नहीं था, पर समाज की स्टडी होना अलग तरीके से शुरू हो गई और साइंटिफिक मेथड अपनाने लगे। तो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से समाज की स्टडी किस फेज में की गई, सेकंड फेज में। इस सारे पॉइंट एक एक क्वेश्चन बनेंगे कि पहली बार साइंटिफिक मेथड से समाज को किस स्टेज में पढ़ा गया, सेकंड फेज में। अब यहां ध्यान से समझो, पहले समाज क्या था, सिंपल था, लोग शिकार करते थे, ऐसे रहते थे। पर जैसे जैसे विकास होता गया समाज कैसा होता गया, कॉम्प्लेक्स। अब समाज में बहुत सारी चीजें जुड़ गई। तो अब हम समाज में अलग अलग पक्ष, जैसे इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, ये सब पढ़ने लगे। अब हम पढ़ने लगे कि समाज और अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना है, समाज और राज्य का क्या लेना देना, स्टेट का, समाज और धर्म का, इस तरह से सोचने लगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया समाज कॉम्प्लेक्स होने लगा, बहुत सारी चीजें हमारी समाज को प्रभावित करना शुरू कर दी। यहां पढ़ते हैं इस सेकंड फेज में। देखो पहले पेज में 3 नाम पढ़े थे, कौन कौन पढ़े थे, प्लेटो जिनकी बुक रिपब्लिक थी, अरस्तु जिनकी बुक एथिक्स और पॉलिटिक्स थी, और तीसरी सिरारो था जिनकी बुक दी ऑफिसेस थी। अब यहां कौन कौन है सेकंड फेज में, मैकियावेली जिन्होंने बुक लिखी दी प्रिंस, ये भी राजनीति के बहुत बड़े विद्वान है, कौटिल्य से इनकी तुलना। तो अभी भी समाजशास्त्र अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं, दूसरे सब्जेक्ट के साथ आज भी चल रहा। सेकंड फेज में बहुत बड़े विद्वान मैकियावेली। सेकंड फेज में सर थॉमस मूर जिन्होंने यूटोपिया लिखा, आदर्श समाज, यूटोपिया। सेकंड फेज में ही थॉमस मूर, अपन को सेकंड फेज के समाजशास्त्रियों के नाम याद रखना है। तो मैकियावेली जिनकी बुक क्या है, दी प्रिंस, थॉमस मूर की बुक है यूटोपिया, वीको की बुक है द न्यू साइंस, वीको वज्रदंती, न्यू साइंस, ये सेकंड फेज है। मॉन्टेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो अभी भी समाज को अलग से नहीं पढ़ रहे समाजशास्त्र को, बस अब साइंटिफिक तरीके से पढ़ने लगे, ईश्वर की देन नहीं मानने लगे, नेचर का पार्ट मानने लगे। तो अप्रोच चेंज हो गई है, अब हम समाज को तर्क से पढ़ेंगे, ईश्वर की देन से नहीं पढ़ेंगे। तो सेकंड फेज में किन्होंने समाज को वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया, तो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में समाज को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा, थॉमस मूर ने यूटोपिया बुक में समाज को बहुत वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा, वीको ने द न्यू साइंस में समाज को से पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में पढ़ा। यहां तक समझ में आ गए, क्लियर हो गया। तो आज इसको यहीं रहने देते हैं, अगली बार से क्लास 1.5 या 2 घंटे की रखेंगे। अभी पहली है तो शुरुआत में डेमो थोड़ा सा 1-1 घंटे का रहेगा। समझ में आ रहा किस तरह से चल रहा है? तो अपन को रटना कुछ भी नहीं है, समझते हुए चलना है। तो समाज शास्त्र के डेवलपमेंट के कितने फेज हैं? 4। अलग से सब्जेक्ट के रूप में कब आया? थर्ड में। क्यों आया थर्ड में? ऐसा क्या हुआ? उससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहली बार लेबर क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास,
औद्योगिक वर्ग संघर्ष, क्लासिकल, पहली बार। ये कुछ नई चीजें थी जो पहले किसी ने पढ़ी नहीं थी। फैक्ट्री जैसी चीज किसी ने नहीं पढ़ी, किसी को नहीं लगा कि फैक्ट्री के वर्कर्स का भी यूनियन बनने लगेगा। तो ऐसा कुछ हुआ जो इतना अर्बनाइजेशन कभी नहीं हुआ। तो इसलिए तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस फेज को अपन अगली क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये बैच मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये पूरा जो सिलेबस है जून 2026 में खत्म होगा, पर हम जो इम्पोर्टेंट वो पहले पढ़ के दिसंबर में क्वालिफाई लाइक पढ़ लेंगे। जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं इतना अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर 1 में भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अपन मिलते हैं वेडनेसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।